बच्चों इसके पहले वाले भाग तक हमने चर्चा की कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है। स्थापना के बाद में दो शासक मुख्य हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इनके समय में दिल्ली सल्तनत का बंगाल और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां तक क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। इस संपूर्ण राज्य का इतने बड़े क्षेत्रफल पर विस्तार होने के कारण इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है इस बड़े राज्य को क्या करना, प्रशासित करना, अर्थात जो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है वो किसको दी जाए। तो इनके द्वारा जो जिम्मेदार सूबेदार होते थे, विश्वसनीय होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी और साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया जाता था। और ये प्रांत इस समय क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे। इक्ता का जो प्रमुख होता था वो इक्तेदार या फिर जो मुक्ति कहलाता था। अब हम देखेंगे बच्चों को जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थिति है वो किस प्रकार से है। देखें, जब दिल्ली के सुल्तान आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तब स्थानीय सामंत और जो अमीर जमींदार है उनके अधिकार क्या हो गए, छिन गए। अब देखें, इस साम्राज्य के विस्तार के कारण आंतरिक क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गए। अधीन आने के कारण जो स्थानीय सामंत वर्ग है और जो अमीर जमींदार वर्ग है इनके अधिकार क्या हो गए बच्चों, छिन गए। इन क्षेत्रों में भी भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्थात जो सामंत और अमीर जमींदार वर्ग के द्वारा भू राजस्व की कर या फिर जो प्रणाली है वो निर्धारित की जाती थी, वो नियंत्रण अब किसके पास में आ गया, दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास में आ गया। साथ ही स्थानीय सामंतों को भी कर चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, बाध्य किया कि सामंत वर्ग भी क्या देगा, साम्राज्य को कर देगा। सुल्तान के प्रशासकों द्वारा जमीन की पैमाइश करवाई जाती थी और इसका हिसाब बहुत ही सावधानी से रखा जाता था। अर्थात इस समय क्या हो रहा है, जमीन की जो पैमाइश है वो प्रारंभ हो गई और इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से ये लोग रखते थे। करों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला कर होता था और मुख्य कर होता था कृषि उपज पर लगने वाला कर, और इसे खराज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अन्य करों में देखें तो मवेशियों के ऊपर भी कर लगता था और घरों के ऊपर भी कर लगता था। ये प्रमुख कर हैं और इसके अलावा व्यापारियों और पर भी कर लगता था, वो इसके अन्य रूप हैं। उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसमें बंगाल और दक्षिण के सुदूर जो क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनके ऊपर इनका नियंत्रण क्या था, कठिन था। अब जो देखें कि जो ये शासक हैं इनके द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है कि जो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है या फिर ये बंगाल वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली से क्या है, अत्यधिक दूरी के ऊपर अवस्थित है। इसलिए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना इनके लिए बहुत ही कठिन कार्य था। इन्हीं इलाकों में से गंगा के जो मैदानी इलाकों के घने जंगली क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल थे। यहाँ के जो गंगा वाला क्षेत्र है ये वाला, इसमें जो मैदानी क्षेत्रों में जो जंगली क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर भी सुल्तान के लिए क्या था, नियंत्रण करना कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लेते थे, लेकिन ये अधिकार क्या रहता था बच्चों, थोड़े से समय के लिए ही रहता था। इन्होंने दक्षिण भारत में भी अभियान किए हैं और बंगाल वाले क्षेत्रों में भी अभियान किए और मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी इन्होंने बहुत सारे अभियान किए थे। हमने देखा था किस प्रकार से ये विभिन्न अभियान भिन्न भिन्न समय पर भेजे जाते थे। लेकिन बच्चों ये जो इनका समय होता था इनके नियंत्रण का, वो क्या होता था, अत्यधिक कम होता था और कम समय के बाद में इनका नियंत्रण यहाँ पर कठोर या फिर नियंत्रण हो नहीं पाता था इनके लिए, तो नियंत्रण नहीं हो पाता था। इसी क्रम में ये शासक और राज्य क्या है, पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। चंगेज खां, मंगोलों ने 1219 में अपने नेता है चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ओक्शाना पर हमला किया। ट्रांस ओक्शाना की बात करें तो बच्चों ये है जो मध्य एशिया का क्षेत्र है और वर्तमान जो उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, ट्रांस ओक्शाना शब्द का प्रयोग हो रहा है। मंगोल एक बहुत ही खूंखार और लड़ाकू और लुटेरी जाति है और इनके नेता है चंगेज खां। इन्होंने 1219 में यहाँ पर आक्रमण किया और इसके बाद में इन्होंने अगला आक्रमण किसके ऊपर किया, दिल्ली सल्तनत के ऊपर किया। धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली पर क्या हो गए, मंगोलों के आक्रमण अत्यधिक संख्या में बढ़ गए। मजबूरन होकर इन दोनों ने क्या किया कि जो एक बड़ी जो स्थानीय सेना होती थी उसका गठन किया। अब मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं दिल्ली के ऊपर जो मध्य एशिया की ओर से हो रहे हैं, इन आक्रमणों से बचाव के लिए इन सुल्तानों के द्वारा क्या किया जाएगा, बड़ी बड़ी स्थानीय सेनाओं का गठन किया जाएगा। इसे संभालने के लिए
प्रशासन के सामने भी भारी चुनौती होती थी। अर्थात ये जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, इनको संभालने के लिए अत्यधिक भारी प्रशासन लगाया जाता था। आगे चलकर मंगोलों के विरुद्ध अभियानों की योजनाएं दिल्ली सल्तनत द्वारा भी बनाई, जिसमें हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके द्वारा ट्रांस ओशियाना वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा रही है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश और लोदी वंश का शासन हमने देखा था। इस समय तक विभिन्न स्थानीय राज्यों में जौनपुर है, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और संपूर्ण दक्षिणी भारत क्या हो गए थे बच्चों, स्वतंत्र हो गए थे। इनका नियंत्रण वहां पर रख पाना क्या था, कठोर या फिर कठिन था, इसलिए ये सभी क्षेत्र क्या हो गए, इनसे स्वतंत्र हो गए। इसी समय अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर रहे हैं। अफगान और राजपूत। अफगानों की बात करें तो देखिए बच्चों, शेर शाह सूरी है जो अफगान राज्य की स्थापना करेगा दिल्ली के ऊपर। बिहार के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक का कार्य करते करते शेर शाह आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं को 1530, 1555 और 56 तक को क्या देता है, चुनौती देता है और परास्त करता है। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश अर्थात सूर राजवंश यहाँ पे स्थापित किया और लगभग क्या किया, 15 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी जो शेर शाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक मॉडल के रूप में अपनाया जाता है। अर्थात शेर शाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है, अत्यधिक उच्च स्तर की है। उच्च स्तर की होने के कारण इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल सम्राट, हम अगले अध्याय में बात करेंगे, अकबर के द्वारा शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था को एक प्रतिमान या फिर मॉडल के रूप में अपनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके जो दिल्ली के ऊपर प्रशासन करने के जो तरीके हैं या फिर कार्य हैं, उनका तुलनात्मक विवरण बच्चों हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बात करें कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के समय 2 बार हमले हुए, 1299 और 1302 और 3 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अब देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी कोई बड़ा आक्रमण होता है या नहीं होता। इनके शासन के प्रारंभिक वर्षों में हमला हुआ और मंगोल सेना यहाँ परास्त हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि हमने अभी बात की थी कि जो ट्रांस ओशियाना वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया का, वर्तमान उज्बेकिस्तान के आसपास का क्षेत्र, उस पर आक्रमण करने की योजनाएं भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई जा रही है। आगे बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए शीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जिसे हमने मानचित्र 1 में बच्चों देखा था कि सीरी जहांपना नामक क्या है, ये शहर है, जिसमें सीरी शहर की स्थापना, जो गैरिसन शहर है, सैनिकों के रहने के लिए शहर बनाए जा रहे हैं, उसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर अर्थात दिल्ली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण भारत में जो नई राजधानी बना रहे थे, ये दौलताबाद, वहां पर भेज दिया गया। अर्थात जो पुराना दिल्ली या फिर दिल्ली या कोहना नामक जो शहर था, वहां के जो निवासी थे उनको वहां से खाली करवाकर दक्षिण भारत में दौलताबाद नामक क्षेत्र में भेज दिया, और जो दिल्ली या कोहना नामक नगर है उसको सैनिकों के रहने के लिए गैरिसन शहर में बदल दिया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखें, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है वहां से ये कर एकत्रित करके खेती की पैदावार को इकट्ठा करके हल करते थे। अर्थात सैनिकों के जो खाद्यान्न सामग्री का जो प्रबंधन है वो इन क्षेत्रों से ये करते थे। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा ये किसके रूप में लेते थे, कर के रूप में लेते थे, जिसे खराज के नाम से जाना जाता है। इधर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सेना को खिलाने के लिए इसी इलाके से खाद्यान्न ये क्या करते थे, इकट्ठा करते, और विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी इस समय लगाए हैं, और इसी दौरान उस क्षेत्र में क्या पड़ा, अकाल भी पड़ता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखते हैं कि सेना इतनी विशाल संख्या में हो जाती है कि इनको उनके खाद्यान्न सामग्री की पूर्ति के लिए जो कर लगाए जाते हैं उसके अतिरिक्त कर भी लगाए जाते हैं, और ये कर उस समय लगाए जाते हैं जब राज्य में क्या पड़ा हो, अकाल पड़ा हो। तो हम देख सकते हैं कि किसानों की कितनी दुर्दशा इस समय हुई होगी। आगे देखें बच्चों, सैनिकों को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। अर्थात पहले जो इक्ता व्यवस्था चली आ रही थी, इक्ता प्रणाली जिसकी हमने बात की थी,
उसके स्थान पर ये अलाउद्दीन सैनिकों को क्या दे रहे हैं, नगद वेतन दे रहे हैं। सैनिक अपना आवश्यक जो सामान होता था वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका होती थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन क्या कर रहा है कि जो बाजार की जो कीमतें हैं उन पर नियंत्रण लागू करता है। अब सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें कड़ी सजा अलाउद्दीन के और इन न्याय अधिकारियों के द्वारा दी जाती थी। तो इस समय देख रहे हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा जो बाजार नियंत्रण की प्रणाली है वो भी यहाँ पे लाई जा रही है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की जो कागजी मुद्राएं जैसे टोकन या फिर सांकेतिक मुद्राएं ये चलाई। और ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के नहीं होकर सस्ती धातु के ये सिक्के बने होते थे जिसको टोकन मुद्रा कहते हैं। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा ही नहीं था क्योंकि ये सस्ती थी और चतुर थे। अपने सोने और चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। और इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है बच्चों, यहाँ पे एक विफलता दिखाई दे रही है कि जो सस्ती मुद्रा इनके द्वारा प्रचलित की गई। आगे देखें, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत बड़ी प्रशंसा की है। तो हम देखते हैं कि बच्चों अलाउद्दीन के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अत्यधिक कठोर तरीके से लागू किया जाता है और उसी से क्या है कि इनके जो बाजारों की कीमतें होती थी वो अत्यधिक नियंत्रण में रहती थी। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने क्या किया, सफलतापूर्वक सामना अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों में बेहद क्या रहा, ये असफल रहा। सबसे असफल प्रशासनिक कदमों में मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल, उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। और इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उसमें क्या हुई, विभिन्न परेशानियां पैदा होगी। राजधानी दक्षिण भारत में अर्थात दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत क्या थे, नाराज थे, क्योंकि दिल्ली और दौलताबाद के मध्य जो दूरी है वो क्या थी, अधिक थी। करों में वृद्धि, गंगा और यमुना के दुआब में जो अकाल से विक्षुब्ध जनता है बगावत पर उतराई, विद्रोह पे उतराई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी अपनी जो यहाँ पे ये प्रचलित की थी उसको वापस लेना पड़ा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों इन दोनों के तुलनात्मक विवरण से ये स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक से क्या है, थोड़े सक्षम है शासन चलाने के तरीकों में। अन्यत्र की बात करें तो बच्चों देखें कि 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। ये 3 श्रेणियां कौन कौन से देखें कि समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। फ्रांस में प्रार्थना करने वाला वर्ग अलग, युद्ध करने वाला वर्ग अलग और खेती करने वाला वर्ग अलग। इन तीनों वर्गों में वहां के समाज को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। यहाँ पे ईसाई धर्म का बाहुल्य है, इसलिए ईसाई धर्म के द्वारा इस विभाजन को भी क्या दी गई थी, सहमति और समर्थन दिया गया था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने में सहायता मिलती है और इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। अर्थात इनके द्वारा जो नए नए योद्धाओं का जो समूह उभर रहा है उस योद्धाओं के समूह को किस नाम से जानेंगे, नाइट के नाम से जानेंगे। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से ये अपेक्षा होती थी कि वे क्या करेंगे, धर्म और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित योद्धा रहेंगे और कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई और भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए। अर्थात अब यहाँ पे ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहा है, इन नाइटों या फिर जो धर्म के जो युद्ध करने वाले जो नेता हैं अर्थात जो सैनिक है उनका ये प्रयोग कर रहा है दूसरे धर्म के विरुद्ध। जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था इन मुसलमानों ने, उनके खिलाफ ये क्या भेज रहे हैं, इन नाइटों को भेज रहे हैं। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्या बोलेंगे, क्रेसेड या फिर धर्म युद्ध के नाम से जानेंगे। ईश्वर
तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। यहाँ पे ये जो विभिन्न अभियान इन नाइटों के द्वारा हो रहे हैं, इनके द्वारा ही इनकी जो पहचान है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गई, बदल गई। तो बच्चों, ये भाग और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले भाग में मैं बात करूंगा आपसे इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।